वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप शर्मा आप लोग के बीच उपस्थित हूँ हिंदी वर्णमाला के एक नए सेशन के साथ। दोस्तों हिंदी वर्णमाला के हमने 2 वीडियो को अपलोड किया, आप लोगों ने इसमें ढेर सारा प्यार दिया, आप लोगों ने पढ़ा समझा। दोस्तों उसी प्रकार से आपकी परीक्षा में ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें आपसे अघोष सघोष के बारे में पूछता है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है महाप्राण और अल्पप्राण, और आप यकीन मानिए कि हिंदी वर्णमाला एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है दोस्तों, चाहे यूपी पेट हो या हो सुपर टेट या फिर भविष्य में आने वाली जो यूपीपी या यूपीएसआई की वैकेंसियां हैं, उस सब के लिए हिंदी वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम हिंदी वर्णमाला। दोस्तों हिंदी वर्णमाला के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अघोष सघोष को किस आधार पर बांटा गया है। तो दोस्तों एक बात आपको समझना है कि हिंदी वर्णमाला में को जो होता है, इसमें अघोष सघोष या अल्प प्राण महाप्राण को किस प्रकार से डिवाइड किया गया, उनको विभाजित किया गया। तो इनको प्रयत्न के आधार पर, याद रखिएगा दोस्तों, इनको प्रयत्न के आधार पर बांटा गया है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये प्रयत्न क्या होता है दोस्तों। तो ये प्रयत्न होता है कि जो हम हिंदी वर्णमाला में किसी भी वर्ण को उच्चारण करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि वर्णों क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं उनको कि वर्णों के उच्चारण की जो रीति होती है, क्या होती है दोस्तों, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण की जो रीति होती है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। यानी वर्णों के उच्चारण की रीति को हम प्रयत्न कहेंगे, और उन्हीं के आधार पर दोस्तों वर्णमाला के इस भाग को 2 प्रकार से बांट दिया गया। एक होता है आपका अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा होता है दोस्तों आपका बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यांतर क्या होता है दोस्तों, आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। अ से अभ्यांतर और अ से जो होता है दोस्तों वो आपका आरंभ होगा। क्या होगा? आरंभ। आरंभ ऐसे याद रखिएगा, अ से अभ्यांतर और अ से आरंभ। आरंभ का तात्पर्य ये हो जाएगा दोस्तों कि वर्णों के उच्चारण के आरंभ में, यानी जो हमारा कोई भी वर्ण होता है उस वर्णों के उच्चारण करने में आरंभ में हम मुखांगों का प्रयोग जब करते हैं, यानी वर्णों के उच्चारण करते समय हम जब मुखांगों के द्वारा आरंभ में जिन वर्णों का प्रयोग करेंगे दोस्तों, वो हमारा कहलाएगा आपका क्या? अभ्यांतर प्रयत्न। और वाह का क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वाह का तात्पर्य वाह से बाद, याद रखिएगा। यानी ट्रिक ही समझिए, शब्दों का एक ट्रिक हो जाएगा। पहला ट्रिक हमने क्या बता दिया दोस्तों, अगर आरंभ लिखा रहेगा तो समझिएगा अभ्यांतर है, अगर वाह लिखा है तो आप क्या समझिएगा उसको, वाह का मतलब बाद समझिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बाद हो जाएगा। यानी कि आप याद रखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार से वर्णों को बांट दिया जाएगा। किसको? वर्णों को। एक प्रकार का अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है आपको हमने बताया कि उच्चारण के वर्णों के, यानी वर्णों के उच्चारण की जो रीति होती है, जो तरीका होता है, किस प्रकार से हम वर्णों का उच्चारण करेंगे। अब इसमें कौन कौन सा आता है दोस्तों, तो वो आपको समझना है। अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत किन किन वर्णों को रखा गया है। तो अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत दोस्तों आप पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन को आप वर्णमाला के पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो सभी स्पर्श व्यंजन आपके आ जाएंगे। और इसमें जो आने वाले वर्ड होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन को भी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आपका दोस्तों इसमें जो बचा हुआ वर्ड होता है वो होता है आपका उष्म। क्या होता है? उष्म। यानी आपका स्पर्श, आपका अंतस्थ और उष्म, इन व्यंजनों को दोस्तों, इन वर्णों को, इन अक्षरों को अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया। और वाह्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दोस्तों 2 प्रकार से बांट दिया गया। कौन कौन सा? पहला होता है दोस्तों, आप समझते हैं, जिसको नाद के आधार पर, गूंज के आधार पर, झंकार के आधार पर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कंपन के आधार पर। इतना नाम है दोस्तों। इसी में आपका आता है दोस्तों, आप पढ़े हैं क्या, आप अघोष वर्ड को पढ़ते हैं और इसी को ही पढ़ते हैं सघोष। अघोष और सघोष इसी को पढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो आप डायरेक्ट अघोष और सघोष को ही पढ़ लेते हैं, या अल्प प्राण या महाप्राण को पढ़ते हैं, लेकिन इस क्लास में, इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि अघोष सघोष कहां से आता है। ठीक है, तो आप नाद, गूंज या कंपन या झंकार के आधार पर दोस्तों अघोष और सघोष वर्णों को बांटा गया है। अगर दूसरा होता है दोस्तों आपका अगला, वो होता है, आप देखेंगे प्राण के आधार पर, प्राण अर्थात वायु के आधार पर,
और श्वास के आधार पर, यानी प्राण और श्वास के आधार पर दोस्तों वर्णों को दो प्रकार से बांटा जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। क्या होता है दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण होता है। इसको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपके परीक्षा में दोस्तों यही आपके वर्ड आते हैं। कौन कौन से? एक आपका आता है अघोष, दूसरा होता है सघोष, अगला अल्प प्राण और महाप्राण। यही दोस्तों क्या होता है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कभी इनकी संख्या पूछ ली जाती है, कभी इनके अंतर्गत आने वाले शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आपको आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको किस प्रकार से बांटा गया है या इसको कौन कौन रखा गया। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमारा याद हो जाए। हमने क्या कहा दोस्तों? प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया, एक अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत दोस्तों आपके ऐसे वर्ड आएंगे जो स्पर्श, अंतस्थ या उष्म होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? जो आरंभ में उच्चारण करते समय, वर्णों के उच्चारण करते समय आरंभ में जिनका प्रयोग हो वो आपका अभ्यंतर। वर्णों के उच्चारण के बाद वाला याद रखिएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? वाह्य। कौन कौन आ जाएगा आपका? तो इसको दो पार्टों में बांट दिया जाएगा, नाद, गूंज या कंपन के आधार पर। यानी कि हमारे गले में दोस्तों जब गूंज हो, कंपन हो, झंकार हो, यानी उस प्रकार से जब पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा अघोष और सघोष। दूसरा प्राण या श्वास के आधार पर दोस्तों पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप हम देखते हैं कि जो हमारा यानी कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर यानी कि बांटा गया है गूंज, कंपन, गूंज, कंपन, गूंज, कंपन, झंकार, गूंज, कंपन, झंकार या फिर नाद। इस आधार पर अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से वर्ड है, तो अभी हमने आपको बताया कि गूंज, कंपन और नाद, झंकार के आधार पर दो प्रकार के वर्ड मिलेंगे, अघोष और सघोष। इन्हीं को पढ़ना है और इन्हीं को समझना है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ड होते हैं दोस्तों कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका अघोष और दूसरा होता है सघोष। एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। तो ये अघोष और सघोष क्या होते हैं दोस्तों, इसको समझिए। अघोष ऐसे वर्डों को कहा जाता है जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हमारी स्वरतंत्रियों में, हमारे गले में दोस्तों कंपन या झंकार ना हो। यानी जिन वर्डों के उच्चारण करते समय हमारे गले में, हमारे स्वरतंत्रियों में कंपन, झंकार, नाद या गूंज ना हो, उसे अघोष कहेंगे। और इसका उल्टा ही हो जाएगा, यानी कि वर्डों के उच्चारण करते समय हमारे गले में, हमारे स्वरतंत्रियों में क्या हो दोस्तों? कंपन हो, गूंज हो, झंकार हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सघोष। तो आइए इसको समझते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको चार्ट के माध्यम से समझ जाएंगे कि कौन कौन से वर्ड आते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन सा वर्ड आता है और किस प्रकार से इसको रखा गया है, आइए समझते हैं और देखते हैं। अघोष में सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले स्वरों को, यानी हमने वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को पढ़ा। तो आपको सबसे पहले समझना कि स्वर को, जो स्वरों की संख्या जो हमारे टोटल स्वर होते हैं कितने? 11। उन स्वरों में से किसमें रखा जाएगा? स्वरों यानी कि स्वर हमारे अघोष के अंतर्गत आएंगे या सघोष? तो दोस्तों सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? सघोष के अंतर्गत। तो जो हमारे स्वर होंगे सबसे पहले स्वरों को हम इसी में रखेंगे। क्या? आपके 11 स्वर होते हैं, यानी स्वर अघोष के अंतर्गत नहीं आते। पहला तो इसको याद रखना है। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आते हैं उसको आप यहां से समझेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों सभी स्वर और व्यंजन को हमने लिख रखा है। इसको जल्दी से लिख रखा है जिससे आपको समय आपका थोड़ा सा बच जाए, आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से वर्ड, उसको समझिएगा। देखिए ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब इसी में से आपको छांट कर लिखना है दोस्तों कि कौन कौन सा होता है। तो हमने पहले आपको क्या बता दिया कि सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। आप या तो इनको सघोष कहिए दोस्तों या फिर कहिए घोष, याद रहेगा। अब इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इस वर्ग के सभी अक्षरों में से कौन कौन सा अघोष के अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए अघोष के अंतर्गत जो आपके शब्द आ जाएंगे वो कौन कौन सा आएगा। तो व्यंजनों में जो अघोष के अंतर्गत दोस्तों आने वाला है वो आपका पहला और दूसरा आ जाएगा। यानी पहला वर्ड और दूसरा वर्ड स्पर्श व्यंजन का जो होगा, यानी स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक, इन सभी व्यंजनों में आपका पहला और दूसरा क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका
अघोष कहलाएगा। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन के कौन कौन सा, पहला फर्स्ट, और कौन सा दोस्तों दूसरा, इनको याद रखेंगे दूसरा। तो पहला और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये अघोष के अंतर्गत आएगा। बाकी दोस्तों जो आपका तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा, तीसरा चौथा और पांचवा ये क्या हो जाएंगे, आपके सघोष के अंतर्गत हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आपका तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष कहलाएगा और अघोष में पहला और दूसरा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसमें से दोस्तों क्या है कि अगर आप देखेंगे तो एक वर्ग में पूछे 5 वर्ड है और 5 वर्डों यानी अक्षरों में से 3 आपके आते हैं, तो एक लाइन में 3 है तो 5 लाइन में कितना हो जाएगा, 15। और ये अगर आपका कितना हो जाएगा, 15। तो आप इसको अगर देखेंगे दोस्तों तो सघोष की संख्या यहाँ पे यानी स्पर्श व्यंजनों में आपका हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। मैं आपको एक एक गिन के बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसके बाद देखिएगा, अब स्पर्श की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, अगर स्पर्श व्यंजन में एक लाइन में 2 है तो टोटल 25 वर्डों में से दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसमें से कौन कौन से आते हैं। फिर अगला इसमें जो आएगा दोस्तों आपका अघोष में आपका ऊष्म व्यंजन आ जाएगा, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन होता है तो आप अच्छी तरह से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन उन ऊष्म व्यंजन में दोस्तों श और ह में कौन रखा गया है, केवल तीनों श, यानी आपका दंत स, तालव्य श और मूर्धन्य स, इन्हीं तीन को केवल रखा गया है को दोस्तों याद रखना नहीं रखा गया है, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो सकता है गलत। तो इसमें 3 आ जाएंगे तो 10 और 3 को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी अघोष में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि अघोष में बताइए वर्डों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हो गई 13। कौन कौन हो आपने हमको बताया, कौन कौन सा, आपके तीनों श हो गए, यानी आपका दंत स, तालव्य श, आपका मूर्धन्य श और स्पर्श व्यंजन के 10 व्यंजन, इनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। तो इसमें आपको याद रखना है कि अघोष में वर्डों की संख्या हो जाएगी 13। दोस्तों मैं एक ट्रिक बता देता हूँ क्या याद करने के लिए, यहाँ पे 13 है, 13 का उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा दोस्तों आपका 31, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो सघोष में अभी तो मैं गिन के बताऊंगा, लेकिन यहाँ याद करने के लिए आप याद रखिएगा क्या, ट्रिक के ही माध्यम से कि अघोष में वर्डों की संख्या 13 होती है तो सघोष में वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। 31 में कौन कौन सा हो जाएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले दोस्तों आपने किसको याद रखा, यहाँ पे 11 आपके स्वर हो गए और आपके स्पर्श व्यंजन के आपके कितने हो गए, स्पर्श व्यंजन के हो गए 15। इसके बाद दोस्तों आपका जो आता है अंतस्थ व्यंजन, कौन सा हो जाएगा आपका, अंतस्थ व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन को लिखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में जो आपका आता है दोस्तों वो आता है य र ल व, कौन सा आता है, य र ल व, यानी इनकी संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 4। कितनी हो जाती है, 4। तो उसको भी अगर आप काउंट कर लेंगे और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 4 19, 19 1 20, 20 और 10 30, यहाँ पे आपके टोटल अभी तक कितने हो गए, 30 हो गए। तो आप यहाँ तक वर्डों को जोड़ लेंगे 30। एक वर्ड दोस्तों आपका कौन सा होता है, एक वर्ड उसको भी आप ऐड करना पड़ेगा, यानी हमने आपको यहाँ क्या बताया 31 होते हैं, तो अभी तक आप दोस्तों केवल 30 वर्डों को जोड़ चुके हैं। कौन कौन से, जिसमें से आपके स्वर 11, स्पर्श व्यंजन के 15, अंतस्थ व्यंजन के आपके कौन से हो गए 4, और दोस्तों आपका यहाँ पे जो है था इसको यहाँ पे रखा जाएगा, यानी उसमें व्यंजन के अंतर्गत है नहीं आता, है आता है दोस्तों किसके अंतर्गत, है आता है आपका सघोष के अंतर्गत। तो इसी को एक को ऐड करेंगे तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 31। तो उम्मीद है आपको अभी तक अघोष और सघोष के बारे में समझ आ गया होगा कि इनके वर्डों की संख्या कौन कौन होती है और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं अघोष सघोष के बाद अगला जो हमारा है, अगला अघोष सघोष के बाद अगला जो पार्ट हमारा पूछा जाता है आपसे अल्प प्राण और महाप्राण, उसको हम गिन लेते हैं। किसको दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण, इनकी संख्या किस आधार पर, हमने कहा आपसे कि श्वास या प्राण के आधार पर वर्णों को जो बांटा गया वो आपके कहलाते हैं कौन से, वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी श्वास या प्राण के आधार पर। कौन सा आपका, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण।
कोशिश करेंगे दोस्तों ये वीडियो छोटा से छोटा ही रहे, बहुत बड़ा ना होने पाए, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। देखिएगा अब इसको बांटा गया है श्वास या प्राण के आधार पर। तो श्वास दोस्तों आप जानते हैं कि प्राण वायु का पर्यायवाची होता है। जब हमारे मुंह से, यानी प्राण का तात्पर्य दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, वायु, जब हमारे मुंह से वायु यानी कि हवा जो है दोस्तों क्या हो जाए, ज्यादा निकलेगा तो महाप्राण कहलाएगा, हवा कम निकलेगा दोस्तों तो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन होता है दोस्तों, उसको गिनकर देखते हैं। एक बात याद रखिए, यहाँ पे सभी स्वर लिखे गए हैं, स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी है, 11। ये दोनों तो होते नहीं आप जानते हैं, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अयोगवाह। आप पिछली वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो ये जितने भी स्वर हैं, यानी 11 स्वर हैं दोस्तों, 11 के 11 स्वर अभी आपने कहा, हमको बताया कि आपको ये सघोष होते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों ये अल्प प्राण भी होते हैं। तो पहला पॉइंट हमको यहाँ पे दोस्तों क्या याद रखना है, पहला पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है इसमें से कि हमारे जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी 11 स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण। हम गिनने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको गिनेंगे 11। इसके अलावा दोस्तों अल्प प्राण में आपका देखिए पहला तीसरा और आपका पांचवा, यानी कि व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, ये आपका कौन सा व्यंजन है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। तो इस स्पर्श व्यंजन में पहला तीसरा और पांचवा दोस्तों क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक लाइन में कौन कौन 3 आ रहे हैं, यानी कि स्वर के अलावा स्पर्श व्यंजन का दोस्तों कौन सा, पहला तीसरा और पांचवा, ये वर्ड जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। इनको बोलने में हमारे मुंह से हवा कम निकलती है। जैसे देखेंगे आप कहेंगे क, लेकिन ख बोलने में ज्यादा हवा निकलेगी, ग बोलने में हवा कम निकल रही है, घ, अंगा ऐसे बोलने में आपको देखेंगे। तो याद रखेंगे अगर स्पर्श व्यंजन एक लाइन में 3 है तो 5 लाइन में इतना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15, यानी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15। 11 स्वर का हो गया और 15 आपके स्पर्श व्यंजन के हो गए। ठीक है, एक बात दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कौन कौन सा, इसमें एक आता है दोस्तों द्विगुणन व्यंजन को रखा गया, द्विगुणन व्यंजन में दोस्तों आप पढ़ चुके हैं, कौन सा, आप अड़य और अढ़य को पढ़ चुके हैं, आपको हम अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो उसमें से दोस्तों कौन सा वर्ड आपका आ जाएगा अड़य और अढ़य में, इसमें दोस्तों आपका आता है अड़य, यानी एक व्यंजन यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा, एक व्यंजन यहाँ पे आपको शामिल करना पड़ेगा। वो व्यंजन आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, वो व्यंजन आपका हो जाएगा अड़य, यानी एक व्यंजन यहाँ पे शामिल कर लेंगे। तो यहाँ 11 हो गया, ये 15 हो गया और एक आपका द्विगुणन का हो जाएगा। इसके अलावा आपका दोस्तों बच रहा है आपका अंतस्थ और स्पर्श, उसी में से आपको छांट कर समझ कर और आपको लिखना है कि कौन से व्यंजन आएंगे। तो उसमें देखिए कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपका इसके अलावा जो बचेगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ से कितने व्यंजन, 4। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे दोस्तों 4 1 5, 5 और 1 15 आपका 20, 20 और 11 आपका हो जाएगा टोटल 31, यानी दोस्तों अल्प प्राण वर्णों की संख्या आपकी हो जाएगी 31। कहाँ पे दोस्तों, आपसे ये प्रश्न परीक्षा में यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा जा चुका है, यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में आपसे पूछा गया दोस्तों अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31। क्योंकि आप वैसे ही कैजुअली गिनते हैं तो इसमें आप द्विगुणन व्यंजन के अढ़य को छोड़ देते हैं, इसको अगर आप काउंट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और आयोग ने 31 वर्ड को सही माना है, तो आप याद रखिएगा, यानी कि हम अब किसी भी परीक्षा में अगर कोई वर्ड पूछता है तो दो गुणन व्यंजनों को लेकर ही गिनेंगे। तो याद रखिएगा पहले आपके यहाँ पे आप वर्डों की संख्या 31 हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों महाप्राण की, यानी महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो उसको देखते हैं। तो महाप्राण में कौन सा बच रहा है दोस्तों, हमारा ये दूसरा वाला बच रहा है और हमारा ये चौथा बच रहा है। यानी स्पर्श व्यंजन का सबसे पहले दोस्तों हम याद रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन का हमारा दूसरा और चौथा, यानी एक लाइन में 2 तो 5 लाइन में टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 10। तो 10 वर्ड आपके ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं तो हमको उसमें महाप्राण में रखना नहीं है। स्पर्श हो गए, स्पर्श के अलावा द्विगुणन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो द्विगुणन में आप रख लीजिएगा अढ़य को, यानी एक वर्ड आपका हो जाएगा कौन सा, अढ़य। अढ़य क्या हो जाएगा, अढ़य, यानी पढ़ाई वाला, कौन सा, ये पढ़ाई वाला।
पढ़ाई, पढ़ाई नहीं पढ़ाई लिखा जाता है, तो आपका एक वर्ड वहां पे हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बचेगा कौन सा, 4 आपके आ जाएंगे उष्म व्यंजन। कौन से उष्म व्यंजन आपके हो जाएंगे, कौन सा, श, छोटा स यानी कि जिसको हम लोग दंत से कहते हैं, तालव्य से, मूर्धन्य से, और आपका हो जाएगा है। इसको ऐड कर लेंगे तो 4 इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों कुल, यानी कि आपका 4 1 5 10 15। तो यहाँ पे वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15। महाप्राण की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। तो उम्मीद है आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष समझ में आ गया होगा। ये मैक्सिमम 18 से 20 मिनट का वीडियो है दोस्तों, अगर आप इसको देख लेंगे तो किसी भी परीक्षा में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अल्प प्राण महाप्राण से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, इसको समझिएगा। अगले टॉपिक में यानी वर्णमाला से बनने वाले जितने भी, यानी अगले क्लास में वर्णमाला से जितने भी आज तक प्रश्न बने हैं या बनने की संभावनाएं हैं दोस्तों, उसका हम एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नए सिरे से अपनी नई तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।